अगर हम लोग बात करें बेटा अब रूल नंबर 3 की, फिर से बेटा मैं उन्हीं 4 चीज़ों पे आने वाला हूँ। लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड पे जो पे होता है वो होता है रेंट, देन इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका वेजेस, और लास्ट वाला हो गया आपका प्रॉफिट। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। मान लीजिए ये कोई टेबल है, सपोज कीजिए कि ये कोई आपकी टेबल है। तो सपोज कीजिए बेटा ये आपकी कोई टेबल है। अब इस टेबल को अगर कोई मैन्युफैक्चरर, कोई प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, अगर कोई प्रोड्यूसर अगर इस टेबल को बनाना चाहता है, तो उस प्रोड्यूसर को 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको पहले बोलेंगे लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। मैंने कहा बेटा प्रोडक्शन के लिए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये चीज़ें ज़रूरत पड़ी बेटा इन चीज़ों की, तो इन चीज़ों की फ्री में तो नहीं मिलती, इनके लिए आपको प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ पे करना होता है, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुछ मान लूँ बेटा कि 1000 रेंट देना पड़ा एक टेबल के लिए, फिर इंटरेस्ट देना पड़ा 500, वेजेस देनी पड़ी आपकी मान लीजिए 1000, और प्रॉफिट था 500। अगर इन सब चीज़ों को मैं ऐड करूं तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी 3000। अब बेटा देखो, प्रोड्यूसर के लिए तो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर हैं, तो मैं इसको कॉस्ट बोलूँगा। मतलब किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट, टेबल को बनाने की ये कॉस्ट है, और ये कॉस्ट आई है फैक्टर्स की वजह से, इसीलिए मैं इसको फैक्टर कॉस्ट बोलूँगा। दोबारा से समझो बेटा, मैंने कोई टेबल बनाना है। अब किसी इंसान को कोई टेबल बनाना है तो एक कंपनी खोलनी पड़ेगी, कंपनी खोलनी पड़ेगी तो लैंड भी चाहिएगी, फिर मशीनें चाहिएगी तो कैपिटल भी चाहिएगी, और फिर भाई मशीनों को चलाना है तो लेबर भी चाहिएगा, और लेबर के साथ एक ओनर होना भी ज़रूरी है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोल देते हैं। तो ये चारों चीज़ें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब टेबल तब तक नहीं बन सकती जब तक ये चारों चीज़ें यूज़ नहीं करोगे। ये कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक के प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट देना पड़ेगा इसी टेबल को बनाने के लिए। तो इसी टेबल को बनाने के लिए जो दिया जा रहा है 1500, 1500, तो ये टोटल हो गया आपका 3000। ये प्रोड्यूसर के लिए तो एक एक्सपेंडिचर है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कॉस्ट। और बेटा ये कॉस्ट किसको यूज़ करने की वजह से है? फैक्टर कॉस्ट को यूज़ करने की वजह से है, इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर्स को यूज़ किया है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फैक्टर कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल देते हैं बेटा। अब हम लोग 11th क्लास में नहीं है, अब हम लोग 12th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स है बेटा, ये माइक्रो नहीं है। तो अभी हम लोग इसको फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है बेटा। तो ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि सपोज़ हम कोई एक टेबल बना रहे हैं, टेबल के लिए चारों चीज़ें, थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूँ, चारों चीज़ें यूज़ होती हैं, उन पे ये रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट पे हो रहा है। तो बेटा ये प्रोड्यूसर के लिए खर्चा है, मतलब एक्सपेंडिचर्स है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट कॉस्ट। और क्योंकि ये फैक्टर्स को यूज़ करने की कॉस्ट है, इसलिए इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोल देते हैं बेटा, क्योंकि ये इसको मैं शॉर्ट में जब लिखूंगा तो मैं इसको एफ सी लिखूंगा, और बच्चे एफ सी से फिर वो 11th क्लास वाला टॉपिक उठा के ले आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला, और इसको बोल देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन बेटा यहाँ इसका मीनिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इसको आपको समझना है। चलिए, अगर अब एक बात सोचो बेटा, मेरी एक बात ध्यान से समझना। किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में 3 चीजें इक्वल होती हैं बेटा: प्रोडक्ट,
इनकम और एक्सपेंडिचर्स। क्यों, कैसे, बता रहा हूं। ये जो पेन है बेटा, ये पेन जब बना है तो इसने सोसाइटी को 4 चीजें पे की हैं: रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। तब जाके ये पेन बना है। और ये पेन एक प्रोडक्ट है। अब ये पेन अगर मैं ये कहूं कि 5 रुपीज का है, तो बेटा इसने पक्का है कि सोसाइटी में 5 रुपीज की इनकम जरूर दी होगी किसी ना किसी को। जब ये स्टार्टिंग में पेन बना होगा तो इसके लिए प्लास्टिक खरीदा होगा, तो प्लास्टिक वाले को पे किया होगा। ये रबड़ खरीदी होगी, रबड़ वाले को पे किया होगा। इसमें जो इंक है वो बाय की होगी, तो उसको पे किया होगा। तो बेटा उसको जो पे कर रहे हैं मतलब उसको मिल रहे हैं ना, तो इनकम बन रही है उसकी। तो पक्का है अगर ये पेन 5 रुपीज का है, बाद में सेल हुआ है, तो जिसने बेचा है उसको भी कुछ इसमें प्रॉफिट मिला है। ये पेन अगर 5 रुपीज का है तो ये पेन 5 रुपीज की अर्निंग सोसाइटी में जरूर देके जाएगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म है बेटा। तो प्रोडक्ट इक्वल होता है इनकम के। और बेटा एक बात याद रखना कि किसी भी इकोनॉमी में एक पर्सन का एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन की अर्निंग बनती है। जैसे हमारा स्कूल जो हमें सैलरी दे रहा है, तो वो सैलरी मतलब वेजेस मेरे लिए इनकम है, लेकिन जो पे कर रहा है स्कूल उसके लिए एक्सपेंडिचर है। लेकिन अमाउंट तो दोनों सेम है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे 30,000 सैलरी मिल रही है, तो 30,000 मेरे लिए अर्निंग है, लेकिन जो दे रहा है मुझे उसके लिए ये एक्सपेंडिचर है। तो सोसाइटी में 3 चीजें इक्वल होती हैं बेटा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था और मैंने कहा था बेटा ये टेबल है, ये टेबल बनाने में एक प्रोड्यूसर को एक्सपेंडिचर्स करने पड़ गए 3000। तो ये टेबल जो एक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 3000। तो वो सोसाइटी में जब अर्निंग देगी तो वो अर्निंग भी 3000 ही दे रही है, अलग अलग फॉर्म्स में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट में। और बाद में जब ये सेल होगा तो जब कोई इसे बाय करेगा तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो भी 3000 ही होगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा समझने लायक, जिसपे हमारा रूल नंबर 3 बेस्ड है, उसको समझना। अब मैंने कहा बेटा कि ये चीज बनी है 3000 में, और ये 3000 रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में सारी चीजें ऐसे ही नहीं बिकती बेटा। हमारी सोसाइटी में जब चीज़ें बिकती हैं तो उसमें टैक्सेस ऐड होते हैं। लिखा भी होता है बकायदा ब्रैकेट में, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब कोई चीज़ उसी रेट पे नहीं बिकती जितने पे वो जितने में वो बनी है, उसमें फिर बाद में टैक्सेस ऐड होते हैं। मतलब इसमें टैक्सेस जो हैं वो ऐड होते हैं बेटा, और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। बताऊंगा बाद में क्या है ये। अगर किसी किसी चीज़ पे सोसाइटी में बेटा सब्सिडीज़ भी तो मिलती हैं। अब मैं कहूँ कि एलपीजी जो सिलेंडर होता है वो गवर्नमेंट को ही पड़ता है ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट उसको हमें दे देती है 6600 रुपीज़। तो मतलब ये 200 रुपये सब्सिडी है ना। मतलब एक एलपीजी जो सिलेंडर है बेटा वो गवर्नमेंट बना पाती है, उसका जो फैक्टर कॉस्ट है बनाने की वो है 800 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट उसको बेच देती है 600 रुपीज़ में। मतलब मार्केट में उसको बेचती है 600 रुपीज़ में। तो ये बाकी का जो 200 रुपीज़ है ये सब्सिडी है बेटा, और सब्सिडी को हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि प्राइस डाउन हो जाए। अभी फिर से समझना बेटा, फैक्टर कॉस्ट में चीज़ें हमेशा इस पे नहीं बिकती। ये टेबल 3000 रुपीज़ में सेल नहीं होगी। गवर्नमेंट इसमें कुछ अपने टैक्सेस ऐड करेगी, तभी वो एमआरपी बनेगा। मैं शॉर्ट में एमआरपी को लिखूंगा बेटा मार्केट प्राइस। हम लोग शॉर्ट में उसको यूज़ करेंगे और बोलेंगे मार्केट प्राइस। तो इसमें कुछ टैक्सेस ऐड होंगे, और हो सकता है गवर्नमेंट कभी इस पे सब्सिडी दे दे। तो अगर सब्सिडी दी होती तो वो सब्ट्रैक्ट करते। सब्सिडी वाला एंगल मैंने यहाँ से आपको समझाया। मतलब टैक्स ऐड होते हैं, सब्सिडी सब्ट्रैक्ट होती है। टैक्सेस ऐड करेंगे, सब्सिडी सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस।
कहने का मतलब ये है बेटा, अगर मैं ये कहता कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 200 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया और 50 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी, इसका मतलब क्या है कि नेट जो अब प्राइस बनेगा वो बनेगा 3150, ये बनेगा प्राइस। चलिए बेटा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा रूल नंबर 3 है। जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं, और वो 4 होते हैं: लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट पे होता है। यहाँ पे बेटा जब ये टेबल बन रही है तो उसमें ये चारों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब ये चारों चीज़ें बेटा मैंने बताया आपको कि प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ों को ऐड करोगे तो फैक्टर कॉस्ट बनेगी। लेकिन ये टेबल इतने पे ही सेल नहीं होगा, अब 300 पे ही, 3000 पे ही सेल नहीं होगा। अब गवर्नमेंट इसमें अपने कुछ टैक्सेस ऐड करेगी। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी भी दे दे, तो सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करेगी, और ये टैक्स ऐड होना और सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको बोलेंगे मार्केट प्राइस, कि मार्केट में ये इसी प्राइस पे सेल होने वाला है टेबल। अब बेटा इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। इन दोनों को देखो क्या है ये, इन दोनों को इकट्ठा बोल दिया जाता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है बेटा कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दिया। कैसे? मतलब नेट असर कितना पड़ा इस टेबल पे? तो भाई 200 टैक्स लगाया था, फिर 50 रुपये माफ़ भी कर दिया, मतलब सब्सिडी दे दी। इसका मतलब टेबल पे गवर्नमेंट का नेट इफेक्ट पड़ा है 150 रुपीज़ का। अब मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था बेटा। अगर मुझे सपोज करो कि मुझे फैक्टर कोस्ट को अगर मुझे मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना हो बेटा, तो मैं इन दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करो, सब्सिडीज को माइनस करो। लेकिन हम लोग इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं कि भाई 200 ऐड होना था, 50 सब्ट्रैक्ट होना था, मतलब कुल मिला के 150 ऐड होना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना है। तो बस इतना सा काम होना है। तो यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त बेटा हम लोग यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग मूव करेंगे तो इसी NIT को ऐड करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाता है। मतलब यहाँ 3000 रुपीज़ था, प्लस में मैं 150 करता तो यहाँ पे बन जाता 3150, और इधर से इधर आना था तो बेटा इसी NIT को सब्ट्रैक्ट करना था। मतलब मार्केट प्राइस में इतना इसका जो था वो था 3150, उसमें से मैंने 150 सब्ट्रैक्ट करना था तो वापस आ जाता आपका वही 3000। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, आप टेबल बनाना चाहते हो, एक बार आप वीडियो को भी पीछे करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। फैक्टर कॉस्ट में बेटा टैक्सेस ऐड होते हैं, सब्सिडीज सब्ट्रैक्ट होती हैं, मार्केट प्राइस बनता है। अभी मैंने इन दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करके एक फॉर्मूला बना लिया जिसको मैंने बोल दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब टैक्स कितने लगाए और उसमें सब्सिडी कितनी थी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है बेटा, राइज होता है कि सर एक ही चीज़ पे हम लोग टैक्स भी लगा रहे हैं, सब्सिडी भी लगा रहे हैं, क्या चक्कर है? बेटा हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें सारी चीज़ों को एक साथ काउंट किया जाता है। जब मैं टर्म GDP यूज़ कर रहा हूँ तो इस GDP में सभी गुड्स का प्रोडक्शन आ जाता है, सभी, एक भी गुड्स या सर्विसेज नहीं छोड़ी जाती बेटा। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक साथ सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगता है और कुछ चीज़ों पे सब्सिडी मिलती है। जब मैं GDP की बात कर रहा हूँ तो उसमें LPG भी है और उसमें कार्स भी हैं, मतलब कार भी आ रही हैं और LPG भी आ रही है। तो कार पे टैक्स लग रहा है, LPG पे सब्सिडी मिल रही है, तो मतलब एक साथ ये अमाउंट आता है बेटा। जो FC होती है वो पूरे कंट्री की निकलती है फैक्टर कॉस्ट, तो जो पूरे कंट्री की फैक्टर कॉस्ट निकलेगी उसमें कार भी होगी और उसमें LPG सिलेंडर्स भी होंगे। तो कार में तो टैक्स लग रहे होंगे और LPG सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही होगी गवर्नमेंट,
तो जो टैक्सेस लगे हैं वो ऐड कर लेते हैं पूरे अमाउंट में, और जो सब्सिडी मिली है वो पूरे अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पूरे कंट्री का ही पता चल जाता है कि मार्केट वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारा रूल नंबर जो 3 है बेटा, वो क्या कहता है कि फैक्टर FC मतलब फैक्टर कॉस्ट। बेटा इसको फिक्स्ड कॉस्ट ना बोलें प्लीज़, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, आप ना करें इस मिस्टेक को तो अच्छा रहेगा। और इधर बोलते हैं मार्केट प्राइस। इधर से मैंने रूल बनाया है बेटा कि इधर से इधर जाना है तो प्लस कीजिए NIT। बेटा आप इस NIT की बजाय आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि प्लस कीजिए इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कीजिए सब्सिडीज़ को। बात एक ही है, ये चीज़ एक ही है बेटा, क्योंकि NIT इन दोनों को डिफरेंस से ही बनता है। इधर से इधर आना है बेटा तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए NIT को। अब ये NIT क्या है, तो NIT की फुल फॉर्म है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकलता है NIT बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्सेस लिख सकते हैं माइनस में सब्सिडीज। चलिए ये हमारा रूल था। 3 ही रूल्स होते हैं बेटा, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।